नमस्कार एवरीवन। नीति शास्त्र चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं एक और नया पॉडकास्ट में एक और नया टॉपिक रिगार्डिंग कैसे अमेरिका का जियोपॉलिटिकल प्ले पूरे रीजन में, साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन में कैसे ये प्ले आउट कर रहा है। ये ग्रैंड प्ले क्या है, ये स्ट्रैटेजी क्या है। अभी हमने इजराइल ईरान का युद्ध देखा, थोड़े दिन पहले हमने यूक्रेन में किस्सा देखा, ऑपरेशन जो यूक्रेन ने डेयरिंग ऑपरेशन किया। उसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने किया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएस ने किया, और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया पाकिस्तान पे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इसके बारे में मैंने आर्टिकल अपने ब्लॉग नीति शास्त्र पर लिखा है, पर लेट्स डू अ पॉडकास्ट टुडे, और इस पे मैं आप लोगों को एक क्रिस्प भाषा में बताता हूँ एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ये जो यूएस में ये जो किया ईरान में ऑपरेशन, जो इजराइल के साथ मिलके ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल का और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए का, जो उन्होंने न्यूक्लियर ठिकानों पे, अड्डों पे, ईरान के साइट्स, इनरिचमेंट साइट्स पे स्ट्राइक किया। अब ये क्या नया चीज़ है? नहीं, ये बहुत पहले से प्लान था। ये 2009 में ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट का एक पेपर है, आपको ऑनलाइन वेब पे मिल जाएगा, द पाथ टू पर्शिया, जहां वो डिस्कस करते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। और इसमें पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट किया गया है कि कैसे इजराइल को एज अ प्रॉक्सी यूज किया जाएगा ईरान के खिलाफ। और फिर हम इसमें आगे बात करेंगे कैसे यूएस और पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त दोबारा कॉन्फ्लुएंस, एक अलायंस बना है, कॉन्फ्लुएंस हुआ है, और इसका पूरा का पूरा इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया के लिए, एशिया के लिए, मल्टीपोलैरिटी के लिए। सो विल डिस्कस इन ऑल दिस। सो पहले हम आते हैं 2009 के ब्रुकिंग्स पेपर पे, द पाथ टू पर्शिया। अब वो उसका चैप्टर 5 कहता है, लीव इट टू बीबी, अलाउइंग इट और encouraging an Israeli military strike. So ये आपको ये पेपर यहाँ पे बोलता है कि यूएस could itself strike ईरान उसमें, और it could allow Israel to strike ईरान with US aiding and abetting it fully. चैप्टर 5 बोलता है कि बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका अलियास नेम है बीबी, ठीक है, उनको अलाउ किया जाए ईरान पे मारने के लिए। ये 2009 का पेपर है भाई। और वो पेपर मैं उसका एक पैराग्राफ आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एज इन द केस ऑफ अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान, द गोल ऑफ दिस पॉलिसी ऑप्शन वुड बी टू डिस्ट्रॉय की ईरानियन न्यूक्लियर facilities in the hope that doing so would significantly delay Iran's acquisition of an indigenous nuclear weapons capability. However, in this case, an added element could be that the US would encourage and even perhaps assist Israelis in conducting the strike themselves, in the expectation that both international criticism and Iranian retaliation would be deflected away from US and onto Israel. यही हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो थोड़े दिन पहले 12 दिन की जो वॉर चली, हमने ये चीज़ होते हुए अपने आंखों के सामने देखा। तो ये स्ट्रैटेजी 2009 में बन गई थी। ब्रुकिंग्स का पेपर ऑलरेडी बता चुका था कि इनको क्या करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये कहता है कि ये इसमें बहुत एक कैलकुलेटेड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, तो जहां से आप ईरान की इकोनॉमी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मिलिट्री साइट, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैलिब्रेटली डेवस्टेट कर सको इजराइल की लिथैलिटी, अनकन्वेंशनल एज को सुपरियोरिटी देखते हुए। क्यों? क्योंकि ईरान के चाइना के साथ शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट SCO में,
बेल्ट एंड रोड अग्रीमेंट शायद 2021 के, जो हमने आपसे पिछले वीडियो में साझा किया, जो उन्होंने 2021 में 25 साल का अग्रीमेंट 400 बिलियन डॉलर का साइन किया है चाइना के साथ टू ट्रेड ऑयल एंड अदर कमोडिटीज इन युआन. ठीक है. At the same time, they say this could, presents this, the paper says this could, and even the analysis presents that this could present a significant threat to Israeli and the Western interest, specifically American interest in the region. Because Iran was involved in anti-Western paramilitary groupings in Syria, Lebanon, Iraq, Yemen, Gaza. टेंशन बढ़ा रहा था. द शिया क्रिसेंट विच वी टॉक्ड अबाउट, मतलब हमने बहुत लिखा भी है इसके बारे में आंटी शास्त्र पे, वे ईरान और IRGC के स्पॉन्सर्ड पैरामिलिट्री ग्रुप, शिया मिलिशियाज, हिजबुल्ला, हूती, अल बद्र, हमास, विच इज अ सुन्नी बट येट अलाइंस विद शिया ईरान. So all these, and then you had various other paramilitias of Kitabi, Hezbollah, and other who were propping up the Assad regime in Syria. ठीक है, आगे चलते हैं. अब ये पेपर ऑलरेडी कहता है कि you could also explore non-military operations like velvet revolution. A velvet revolution मतलब कोई पर्शियन स्पिनिंग कराओ अंदर से, मोसाद एजेंट्स के ज़रिए इन्फिल्ट्रेशन कराओ, IRGC के कमांडर्स को इग्नाइट करो कि आप जाके रिजीम के खिलाफ रिवोल्ट कर लिए, वरना ये वरना वो. एंड रादर देन अमेरिका डूइंग इटसेल्फ, ये काम इजराइल के ज़रिए कराओ, प्रॉक्सी के ज़रिए, जो उसका एलाय है रीजन. ठीक है. ये काम, ये मैं नहीं, ये पेपर बोल रहा है. ठीक है. और अब a colored revolution in the Persian Spring in Iran using Mossad agents in Iran could be the next part of the play. Who knows? Next chapter में यही आ रहा हो, और ये US को और इसराइल को हेल्प करेगा to neutralize Russian and Chinese influence on the Persian Gulf of the Great Game, to reduce their influence on the Persian Gulf, जो Anglo-Russian rivalry जो 19th सेंचुरी से चलती आ रही है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी 2 वीडियोस में बात कर चुका हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा ताकि लेंदी ना हो. अब ये ब्लूप्रिंट इम्प्लीमेंट होना चालू होता है अक्टूबर 2023 से. ठीक है. जहाँ पे हमास एक बहुत डेडली ग्रूसम टेरर अटैक करता है ज्यूस के ऊपर इसराइल में. वो बहुत गंदा, बहुत ही निंदनीय था. उसके बारे में कोई दो टूक राय नहीं हो सकती, कोई भी सेन ह्यूमन उसको कंडोन नहीं कर सकता है. एंड इसराइल का सेल्फ डिफेंस का राइट बिल्कुल बनता था उस हमले को लेके. लेकिन वहां पे भी कुछ क्वेश्चंस उठते हैं उसके आगे. जो इसराइल, वन इज राइट टू सेल्फ डिफेंस, और एक होता है उस सेल्फ डिफेंस को एक बड़ी वॉर में कन्वर्ट कर देना. तो वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेज. अब सेकंड स्टेज में इजराइल ने क्या किया, उन्होंने वेस्टर्न सपोर्ट के साथ हमास को गाजा में टारगेट किया, खत्म कर दिया बिल्कुल हमास के टेरर सेल्स, उनके टनल नेटवर्क्स को. तो हमने देखा. फिर उन्होंने हिजबुल्लाह को पेजर बॉम्बिंग के जरिए डिसमेंटल किया. Then Israel covertly worked with the Turkey's Erdogan to overthrow Assad in Syria and install, Hayat al-Sham, install Hayat Tahrir al-Sham HTS की सरकार बनवा दी, जिसके अहमद अल-शरा, जिसके जो एक्स जिहादिस्ट है, वो आज राष्ट्रपति घूम रहे हैं और वो इजराइल से नेगोशिएट करना चाहते हैं, और इजराइल जो है उनसे नेगोशिएट करने को तैयार है. और आज तो बड़ा अजीब किस्सा है, टेल अवीव में एक अब्राहम अलायंस का बैनर लगा है जिसमें अहमद अल-शरा की फोटो भी है लेफ्ट साइड को. गजब, रियली गजब. ठीक है. अब इससे क्या किया इन्होंने, ईरान के शिया क्रिसेंट को डिसमेंटल किया, उसको वीक किया, रशिया को किक आउट किया सीरिया से, और चाइना और रशिया को प्रिवेंट करना था पर्शियन गल्फ पे आने से. लेकिन चाइना और रशिया ने अभी तक फिलहाल
ईरानियन रिजीम को प्रोटेक्ट करके रखा, उसका कोलैप्स नहीं होने दिया है। अभी काफ़ी सेटबैक्स, क्या सारा ऑपरेशन स्मूथ रहा है? नहीं। हमने जैसे पिछले वीडियो में बातचीत करी कि इनको पुशबैक आया है क्रेमलिन से, इकोनॉमिक काउंटर में मेजर्स आए हैं, मैंने क्रेमलिन आज रशिया से, इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स आए हैं चाइना से और रेयर अर्थ और एटॉम मैग्नेट्स पे। लेकिन यूएस के जो नियो कॉन्जर्वेटिव्स है ना, उनका एम अभी भी, उनका मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उनका एम अभी भी जारी है। उनका एम है ईरान में रिजीम चेंज करना और रशिया और चाइना की इन्फ्लुएंस को पर्शियन गल्फ पे ख़त्म करना। ये है इनका पूरा का पूरा खेल। अब ये टेम्परेरी कंसेशन, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हाँ चाइना जो है ईरान से तेल ले ले, रशिया से तो मैं नेगोशिएट करना चाहता हूँ, ये सब आपके लिए एक हुडविंक है, एक मैटर ऑफ बाइंग टाइम है, so that it can prepare Israel and other proxies in the region, including its sabotage inside Iran, inside IRGC, to revolt against the regime. And its motives could be fulfilled. जो ब्रुकिंग पेपर्स में भी लिखा था, वेलवेट रेवोल्यूशन एंड ऑल। अच्छा, अब यूएस पाकिस्तान, क्योंकि एवरी थिएटर इज लिंक्ड अप अल्टीमेटली, वी विल आल्सो डिस्कवर दैट। अब आते हैं यूएस और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट पे। अब मिडिल ईस्ट की स्ट्रैटेजी तो आप लोगों ने देख ली, पर्शियन गल्फ की जो हमने बताया। अब यूएस हैज पिवटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है, टू काउंटर चाइना इन ईरान इन द रीजन। जून 18 को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एंड पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग कर रहे थे। अब इंटेलिजेंस सोर्सेज और बाकी जो खबरें छपी हैं उड़ती उड़ती, वो बताते हैं कि नूर खान बेस इस्लामाबाद और जेकबाबाद एयरबेस सिंध जो है अफगानिस्तान में, ये यूएस को एक्सेस दिया गया है फॉर इट्स लॉजिस्टिकल ऑपरेशन इन अफगानिस्तान अगेंस्ट आईसिस के एंड अगेंस्ट ईरान इफ नीडेड। आप सोच लीजिए ये क्या अलाइनमेंट है। अब ये पाकिस्तानी सिविलियन लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया गया है और पाकिस्तानी मिलिट्री ने डायरेक्टली जाके व्हाइट हाउस के साथ डील किया है और इसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी आ रही है। पीटीआई, पाकिस्तान की जो पार्टी है, जो इमरान खान की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ओपनली जनरल मुनीर के खिलाफ बोल रही है कि तुम पाकिस्तान के सॉवरेन इंटरेस्ट को अपने फ़ायदे के लिए बेच रहे हो। तो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास को साइडलाइन करके जनरल मुनीर खुद जाके इनके साथ डील करके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बदले में यूएस इनको F-16 जेट, 5th जनरेशन जेट्स देने को तैयार है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, और इन कह रहा है कि आप चाइना पे अपनी रिलायंस जो है थोड़ा कम करिए। और इन्होंने, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया, इन्होंने वो क्रिप्टो डील भी करी है WLF1 की ट्रम्प फैमिली के साथ, जो इनको जो कुछ नहीं, एक मनी लॉन्ड्रिंग फैसिलिटेटिंग होगा, जहाँ यूएस सारा अपना डर्टी लिनन पाकिस्तान के जरिए वॉश करेगा थ्रू नार्को टेररिज्म और प्रॉक्सीज लाइक जिहादिस्ट इन पाकिस्तान, जो यूज़ किए जाएंगे इंडिया को टारगेट करने के लिए, ईरान को टारगेट करने के लिए, एंड इवन लेजिटिमेट टारगेट्स ऑफ चाइना इन बलोचिस्तान एंड एल्सवेयर एज अ मेजर ऑफ कंटेनमेंट। डोमेस्टिकली मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इंटरनली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में रिवोल्ट है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान का मीडिया ये खुल के ओपनली नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको तो हिंदुस्तान की पड़ी और वो एस्टैब्लिशमेंट मीडिया है। जनरल मुनीर की बात को तो वो कभी नकार भी नहीं सकते, नहीं तो पता लगे मार्शल लॉ लग गया। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो क्या ही बोलेंगे, ठीक है। अब इंडिया ने जो इनका डोनाल्ड ट्रंप का जो मध्यस्थता को ओपनली रिजेक्ट किया। आप सबको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जब कनाडा में थे G7 मीट के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बुलाया कि आइए वाशिंगटन आ जाइए एक एम्बुश मीटिंग के लिए, जहाँ पे वो एक
वो फोटो आप करवा सकते कि देखो जनरल मुनीर भी वाइट हाउस में, मोदी जी भी वाइट हाउस में है, मैंने हैंड शेक करा दिया, मुझे नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, ठीक है। लेकिन मोदी जी को खैर उन्होंने ये गेम समझ ली और उन्होंने ये चीज़ नहीं करी, बहुत अच्छा किया। क्योंकि और हमने जो रिजेक्ट किया ना, तो पाकिस्तान का एक मतलब हमने वो पाकिस्तान को वो लेजिटिमेसी, जनरल मुनीर की वो लेजिटिमेसी देने से एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि हमें वो लेजिटिमेसी नहीं देनी उनको। अब इसमें चाइना का रिस्पॉन्स भी थोड़ा थ्रेटनिंग है। चाइना हैज थ्रेटन्ड कि this alignment of America and Pakistan will make cooperation in CPEC very difficult. Obvious सी बात है, क्योंकि अमेरिका चाइना को ग्वादर से हटाना चाहता है, बलूचिस्तान में क्रिटिकल रॉ मिनरल्स है, गैस है, गोल्ड कॉपर, अफगानिस्तान के पास वो सारा लिथियम है जो कई ट्रिलियन डॉलर का, जैसे सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम, उनको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। चाइना ऑलरेडी कॉपर माइन कर रहा है मिसांक माइन में इन अफगानिस्तान तालिबान की मदद से। तो आप ये चीज़ देख ही रहे हैं कि यहाँ पे गेम क्या हो रहा है। या अमेरिका स्ट्रेटेजिकली ईरान में इंटरवीन कर रहा है, इसराइल को यूज़ करके पाकिस्तान को यूज़ करे इंडिया ईरान और के खिलाफ, और साथ साथ में पाकिस्तान के जरिए क्रिप्टो के जरिए यूज़ करेगा चाइना को टारगेट करने के लिए। सो नथिंग बट इट इज़ अ जियोपॉलिटिकल प्ले गोइंग ऑन। आगे चलते हैं। सीज फायर्स, अब अमेरिका के लिए सीज फायर्स जो है बहुत प्रिय है उनको। देखते हैं सीज फायर्स कैसे काम करती है। अब यूएस ना एक स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करता है कि सीज फायर करो। अब जैसे पहले हम यूक्रेन देख लेते हैं। 2014 में इन्होंने विक्टोरिया न्यूलैंड के जरिए यूरोमैदान प्रोटेस्ट के जरिए विक्टर युवानुकोविच के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करवाया। वो प्रोटेस्ट ओपनली जाके रिजीम को ओवरथ्रो करता है। जो प्रो रशियन विक्टर युवानुकोविच थे, जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो रशिया द्वारा एक ट्रेडिंग ब्लॉक है सेंट्रल एशिया के साथ, उसका हिस्सा बनना चाहते, नॉट विद ईयू और नेटो। सो उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, यूरोपियन यूनियन। और विक्टोरिया न्यूलैंड वो गई ये सारा कांड करवाने के लिए, यूक्रेन में तख्ता पलट करवाने के लिए। अब इसके बाद हमने देखा रशिया, सोची ओलंपिक्स चल रही थी, सोची ओलंपिक्स के बाद रशिया रिटेलिएटेड, उन्होंने क्राइमिया को अनेक्स किया, यूएस ने सैंक्शन लगाए, यूएस ने यूएस डॉलर रिजर्व्स फ्रीज करे, और उसके बाद नेगोशिएशंस चालू हुई। और अल्टीमेटली 2014 के मिड तक आते आते एंजेला मर्केल जो जर्मन चांसलर थे और प्रेसिडेंट होलांड जो फ्रांस के थे, उन्होंने नॉर्मैंडी फॉर्मेट पे 2+2 मिन्स्क में बैठ के उन्होंने पुतिन और पेट्रो पोरोशेंको थे उस टाइम पे, उन्होंने उसके साथ मिलके एक अग्रीमेंट साइन करा कि मिन्स्क अग्रीमेंट, जहाँ पे एक सीज फायर हो गया, जहाँ उन्होंने बोला कि हम ईस्टर्न यूक्रेन में ऑटोनॉमी देंगे, हम रशियन स्पीकिंग पीपल को हम वहाँ पे उनको पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होंगे यूक्रेन की कॉन्स्टिट्यूशन में उनके राइट्स को लेके, और यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, वो किसी पैरामिलिट्री को और किसी नेटो मेंबर्स को अलाइन नहीं करेगा। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो थोड़ा सा नरमी आती है यूक्रेन में, वो सीज फायर चल रहा होता है तो रशिया अपने रिजर्व जो है यूएस डॉलर से निकाल के यूरो डॉलर में डाल देता है, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के अंदर आते हैं, जिसपे यूएस फेडरल रिजर्व और यूएस गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं, बाइडन आते हैं 2021 में, और आते ही फिर रशिया स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या करते हैं, ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, जैसे ब्लैक वाटर एंड अदर्स जो काम करते हैं लोग, मर्सिनरीज, वो ये यूक्रेन में उन लोगों को भेजते हैं। यूक्रेन का नेटो आर्म्स की पूरी पाइपलाइन स्टार्ट होती है। व्लादिमीर पुतिन सीज दिस एज अ वायलेशन ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट डन in 2014 with
पेट्रो पोरोशेंको, अभी इस दौरान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इनके राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो he then begin the special military operation in 2022, seeing कि भाई मुझे यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है, मुझे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन को लिबरेट करना है, जो डोनेस्क, लुहांस्क, खरसन एंड जाफरोजिया एंड मे बी वन और टू अदर प्रोविंसेस जो वो जहाँ पे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन डोमिनेंट है। और रशिया के पुराने कि इवन रूस के टाइम से यहाँ पे लिंक्स हैं। It's like Ukraine is closely linked to Mother Russia and the Duchy of Moscow. And to say कि it has nothing to do with Moscow will be, like saying कि कश्मीर के इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, या कि भारत के किसी अभिन्न अंग का पूरी ज्योग्राफी में हमारा कोई कल्चरल रिलेशनशिप नहीं है, जो पाकिस्तान जो उल जलूल लॉजिक्स लगाता है, ठीक है। सो दो कश्मीर इज जम्मू एंड कश्मीर इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड देयर इज एंड पाकिस्तान कैन नेवर क्लेम इट एंड कैन नेवर हैव इट, मतलब सपने देखना वो छोड़ दे, ठीक है। अब ये फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब जो पूरा चालू होता है, रशिया पे सैंक्शन लगते हैं 2022 में, फिर दोबारा उनका यूरो डॉलर का रिजर्व भी फ्रीज हो जाता है इस बार, विच स्पार्क्स अ कमोडिटीज वॉर। रशिया चाइना की तरफ पिवट करता है, अग्रीमेंट साइन करता है, एंड फाइनली जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो कहते हैं, अब वो दोबारा कहते हैं मुझे ना सीज फायर चाहिए, आई डू नॉट वांट टू फंड द वॉर विद यूक्रेन। अब अमेरिका का इतिहास देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन ना कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते, कहते हैं तुम साले सब के सब सीज फायर मांगते हो और अल्टीमेटली कुछ करते वर्ते हो नहीं, मतलब यू जस्ट यूज दिस टू रीआर्म and resupply, re-strategize and come back against me even bigger next time। तो आप ये समझिए ये पैटर्न है कि यहाँ पे सीज फायर पे जब कॉल होती है, जब वेस्टर्न प्रॉक्सीज वीकन हो जाते हैं, इन अ बिड टू बाय टाइम टू रीसप्लाई देम विद आर्म्स, रिकैलकुलेट द स्ट्रैटेजी, एंड ये यूएस की स्ट्रैटेजी है ऑफ यूजिंग पीस एज अ टूल टू फॉर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस कॉम्प्लीमेंटिंग इट्स मिलिट्री एंड प्रॉक्सी स्ट्रैटेजीज। सेम पॉलिसीज आर फॉलोड इन द मिडल ईस्ट। आइए अब मिडल ईस्ट में देख लेते हैं पैटर्न्स। देखिए पैटर्न, इतिहास में और कुछ नहीं, पैटर्न्स है। इफ यू डिकोड द पैटर्न यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। सेम पॉलिसीज मिडल ईस्ट में फॉलो होती हैं, जहां पे इजराइल जो है वो ऑपरेशन राइजिंग लायन में आईआरजीसी के पूरे मिलिट्री कमांड और इनकी न्यूक्लियर कमांड को एक सरप्राइज स्ट्राइक में डिकैपिटेट कर देता है, और उनकी न्यूक्लियर, और अमेरिका जो है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हिट करता है। अब लेकिन क्या होता है, ईरान का रिस्पांस बहुत हैवी होता है इजराइल के ऑपरेशन को, एंड दे हिट विद बैलिस्टिक मिसाइल विच ओवरवेल्म्स इरानियन इजरायली एयर डिफेंस ऑफ एरो एंड ईरान and Tel Aviv, Beersheba, Haifa, Ramat Gan, Diamond Stock Exchange, Weizmann Institute, ठीक है, एशडोड, एशकेलॉन, सब जगह ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जो ड्रोन हिट करते हैं, लीडिंग टू सब्सटेंशियल डैमेज, दो कंपैरेटिवली लेस देन व्हाट ईरान हैज फेस्ड। ईरान के नियरली 30 बिग कमांडर्स ऑफ IRGC हैव बीन किल्ड, इंक्लूडिंग 12 साइंटिस्ट, प्लस टेकिंग आउट देयर एयर बैटरीज। तो ईरान को भी नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन इजराइल को भी रिटेलिएशन में काफ़ी खाना पड़ेगा। और वॉल स्ट्रीट जर्नल तो खुद ओपनली बोलता है कि इजराइल डिड नॉट हैव द कैपेसिटी उनके, और दे वर गोइंग शॉर्ट और लो ऑन एयर डिफेंस सिस्टम्स, और अमेरिका को एयरलिफ्ट करने पड़े डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। अब ये अब जब इजराइल को हिट आना चालू होता है तो अमेरिका जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूज करना पड़ता है एक डिसाइसिव ब्लोड मारने के लिए ईरान को, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे फोर्दो, नटान्स और इशफहान पे हिट करने के लिए। वो बुशरर पे स्ट्राइक नहीं करते क्योंकि बुशरर जो है वहाँ पे रशियन साइंटिस्ट काम करे, और क्रेमलिन ने मना कर दिया कि खबरदार वहाँ पे किया, मैं अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इनके साथ जारी रखूंगा, ठीक है। अब तो
उसके बाद हमने देखा ये क्या था, ये बेसिकली नेतन्याहू का और इजराइल का बेल आउट था टू सेव इजराइल एंड नॉट मी। डोनाल्ड ट्रंप in his latest post on Twitter, on Truth Social, says in the last line, it is America which saved Israel, and it is America which should save Netanyahu from the alleged corruption trial on fraud and embezzlement. जो उनका corruption trial चल रहा है वहां पे, तो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद एडमिट करते हैं कि यूएस ने आके इजराइल को बचाया और यूएस अब नेतन्याहू को भी बचाना चाहते हैं। खैर हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। हम खाली मैं जो अपना पॉइंट बता रहा हूँ कि जो मैं आपको पिछले कई वीडियो से बता रहा था कि इजराइल का कोई, ये क्या शो करता है कि इजराइल का जो डोमिनेंट और जो डेटरेंस था कन्वेंशनल, वो कुछ हद तक क्रैक किया है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स में। अब उसको कवर अप करने के लिए अमेरिका को स्टेप इन करना पड़ा, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल को, अपनी प्रॉक्सी को। जैसे उन्होंने यूक्रेन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बचाया था बार बार सीज फायर मांग के, यही उसी तरीके की सीज फायर ईरान में भी मांगी गई। लेकिन क्या ये परमानेंट सीज फायर है यूक्रेन की तरह? नहीं, या ये भी टेम्परेरी है, या इजराइल अपने आप को रीआर्म करेगा, रीस्ट्रेटेजाइज करेगा और फिर दोबारा से कोई और decapitation strike using Mossad agent, using the Persian Spring, using the Colored Revolution, Velvet Revolution, regime change operation लॉन्च किया जाएगा ईरान के अंदर। ये आप लिख के ले लीजिए, ये नहीं बाज आएंगे, ऊपर से जो मर्जी डिनाई करें, लेकिन ये करेंगे अंदर से। हाँ, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि ना रशिया के, ना चाइना के, ना इंडिया के इंटरेस्ट में है कि ईरान में रिजीम चेंज हो। कासिम सुलेमानी और आईआरजीसी जो इनके नॉन कमांडर्स हैं, वो इंडिया के साथ काम करते आए हैं। चाहे वो छाबार पोर्ट को लेके हो, चाहे वो 46 इंडियन नर्सिस को आईसिस कैद से अनबार में रिलीज कराना हो, कासिम सुलेमानी एंड आईआरजीसी हैव ऑलवेज बीन फ्रेंड्स विद इंडिया। हमारे सिविलाइजेशनल टाइज हैं इनके साथ। और अगर एक प्रो वेस्टर्न पपेट गवर्नमेंट आके बैठ जाएगी ईरान में, तो फिर वो वही काम करेगी जो शाह ऑफ ईरान ने किया था, जिसने $500 मिलियन का लोन पाकिस्तान को फंडिंग करी थी फॉर द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड न्यूक्लियर बॉम्ब, जिससे वो अल्टीमेटली इंडिया को थ्रेटन करता है। तो अब आप समझे कि हमारे लिए क्यों जरूरी है कि ईरान में रिजीम चेंज ना हो। खैर आगे चलते। अब सिमिलर स्क्रिप्ट जो है वो पाकिस्तान में भी हो रही है, जहां पे पाकिस्तान को पहले क्रिप्टो की डील करी गई, उनको सैटेलाइट पिक्चर्स दी गई, उनको इग्नाइट किया गया, मारो मारो मारो। आसिम मुनीर को भड़काया गया, बलोचिस्तान में हमला होता है, आसिम मुनीर भड़कते हैं, जबकि हम यहाँ आते हैं बलोचिस्तान में मोसाद भी काम करती है, जैश अल अदर और जांदुला को रिक्रूट करते हैं, जो टारगेट ईरान। ठीक है, ये 2008 फॉरेन पॉलिसी की बड़ी फेमस मैगजीन है, उनमें आप पढ़िए कैसे बुश एडमिनिस्ट्रेशन इस पर आग बबूला हो गया था कि मोसाद CIA बन के एक रिक्रूट कर रही थी। खैर एनीवेज आगे चलते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। तो BLA का हमला होता है जाफर एक्सप्रेस पे, मुनीर जी भड़कते हैं, सॉरी मुनीर जी नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भड़कते हैं। ठीक है, और वो इंडिया पे एक वो डीप कम्युनल रेटोरिक बोलते हैं कि हम तो हिंदू नहीं थे, हम ये नहीं थे, वो नहीं थे। और उसके बाद पहलगाम में हमला होता है जहाँ पे रिलीजियस लाइंस पे टूरिस्ट को टारगेट किया जाता है। फिर एक वॉर होती है, एक ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया रिटेलिएट करता है, और जहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान लैंड वॉर चाहता था। हमारी एयरफोर्स ने 10 तारीख को पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस पे 22 मिनट में वो स्ट्राइक्स करके अर्ली मॉर्निंग उनके पूरे एयर डिफेंसेस, उनके मिलिट्री बेसिस, चाहे वो नूर खान, सरगोड़ा, जेकबाबाद, स्कर्दू, मलीर कैंट इन कराची, भोलारी,
हमने ये सारे किराना हिल्स, हमने ये सारे मेजर उनके ठिकानों पे, इंक्लूडिंग जो पहले हमने उनके टेररिस्ट अड्डों पे मारा था, वो मार उनके HQ9 बैटरीज, उनके लॉकहीड के रडार्स, उनके अवैक सब उड़ाए। पहले बहुत बार बात हो चुकी है। और पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई, एंड अल्टीमेटली व्हेन पाकिस्तान जो अमेरिकन प्रॉक्सी हालत खस्ता हुई तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बचाने के लिए आया। नहीं नहीं नहीं, बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए, बंद करिए, सीज फायर कर लीजिए। फिर वही सीज फायर, यूक्रेन वाला सीज फायर, इंडिया वाला सीज फायर, और अब जैसे हमने ईरान वाला सीज फायर, अब वो सीज फायर का फिर इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान को आर्म, फाइनेंस और ट्रेन करने के लिए, प्रॉप अप करने के लिए, ताकि अगली बार वो इंडिया से और लीथली लड़ सके और ब्लीड कर सके। ये है स्ट्रैटेजी कोवर्ट वॉरफेयर की, यूएस एंड इट्स एलाइज की, टू ब्लीड इंडिया। और अभी जो आसिम मुनीर जो मिलके आए, और जो सारा बॉनहोमी थे, क्रिप्टो डील से लेके बेसिस की डील से लेके जो सब कुछ चल रहा है, वो सब क्या है? आई थिंक हम इंडियंस को अभी, हमें भारतीयों को अभी समझ आ जाना चाहिए कि अमेरिका ये दोहरी गेम क्यों खेल रहा है। ठीक है, अब ये एक बहुत कैलकुलेटेड चीज है कि आप, या वाइट फ्लैग नहीं वेव किया जा रहा है यहाँ पे। वेस्टर्न पार्टनर जो यूरोप पे होते हैं, तो एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तौर पे यूएस ये प्रपोज करता है, और फिर अल्टीमेटली अपने ही प्रॉक्सीज को, अपने ही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जरिए आर्म्स बेचता है, अपनी ही कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाता है। एक बार वो डील साइन हो जाती हैं, वो आर्म्स बिक जाते हैं, फिर उनको बोलता है जाके दोबारा लड़। सो दिस इज नॉट अबाउट सीज फायर, दिस इज अबाउट वॉर मैनेजमेंट, हाउ टू प्रोलॉन्ग द कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ टू कीप सीडिंग केओस अक्रॉस ज्योग्राफीज। ये है इनकी स्ट्रैटेजी। ये पॉजेज ऑफ सीज फायर जेन्युइन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है अमेरिका की। इवन अ सीज फायर कैन बी वेपन इन अ डिस्गाइज। अब आते हैं पर्शियन गल्फ का मेथड टू मैडनेस। अब रिसेंट इजरायली अमेरिकन स्ट्राइक्स पर मैं देखा कि उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में मारा। मैं डिस्टिंक्ट पैटर्न देखा कि इजराइल, अमेरिका प्रॉक्सीज को यूज़ करता है अपनी डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए, द हिट्स फ्रॉम इजराइल, ठीक है। और जब कोई इसका प्रॉक्सी को लगती है, जैसे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ा सा इनके एयर डिफेंस सिस्टम को क्रैक किया हल्का बहुत, तो अमेरिका हैड टू रश इन, not only to supply them air defense system and more arms, airlift more arms, but even, launch Operation Midnight Hammer, and well as deal with Qatar in that theater of Iranian strikes on Qatar. और कल तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला, जब ईरान ने, तो अभी आई थैंक ईरान ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हम मारने वाले हैं, हमारे बेस पर मैंने खाली कर कुछ जान नहीं गई। ये सब थिएटर था, लेकिन ये थिएटर यूएस ने रचा अपने एलाई को बेल आउट करने के लिए, बचाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल के अकाउंट में खुद एडमिट कर गए, इट वाज अमेरिका दैट सेव्ड इजराइल एंड नाउ इट इज अमेरिका दैट शुड सेव नेतन्याहू फ्रॉम दैट करप्शन ट्रायल। मैं नहीं बोल रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इस पे एक चीज और साबित हुई कि इजराइल की वनरेबिलिटी थोड़ी सी बार आई है इन दिस 12-day वॉर, कि अगर कोई अच्छी पावर विद गुड बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ एयर डिफेंस कैपेबिलिटी होती है, तो वो इजराइल को चैलेंज कर सकती है। और अब बिकॉज ऑफ द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन जो इजराइल में थोड़ा बहुत जो हुआ है, लिमिटेड हुआ है कंपेयर टू ईरान, बट हुआ है, अब ये रिवेंज के लिए उतारू होंगे और रिवेंज आएगा, ये भूलते नहीं है। चाहे वो रिजीम चेंज में आए, चाहे वो सुप्रीम लीडर को टेक आउट करने में आए, चाहे जो ये बोल रहे हैं उसका रिवर्स आप अज्यूम कर लीजिए। अगर ये कह रहे हैं कि हम रिजीम चेंज नहीं करेंगे, तो आप समझ लीजिए होगा। अगर ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम लीडर को टेक आउट नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए वो होगा। नेवर टेक देम ऑन द फेस वैल्यू। जो ये कहते हैं उसका रिवर्स ये करते हैं। आपके साथ दोस्ती बढ़ाई, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया,
रशिया के साथ दोस्ती मिलाई, दोस्ती का हाथ बढ़ाते सीज फायर के जरिए, और वहां यूक्रेन को आर्म करते हैं। और ये वही हिलरी क्लिंटन थी जिन्होंने जाके रशिया के साथ रीसेट किया और बाद में जाके यूक्रेन को बाद में जाके मॉस्को में पुतिन के खिलाफ पूरा का पूरा एक कलर रेवोल्यूशन खड़ा करवाने की कोशिश करी। प्रॉब्लम यह है ना, इनका डीप स्टेट और इनकी मशीन, इनके मैकेनिज्म्स ना बाज नहीं आते हैं। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि पीएम नेतन्याहू विजिटेड अमेरिका फ्यू मंथ्स बैक आफ्टर इनॉग्रेशन, और उन्होंने पूरा प्लान साझा किया कि देखिए हम यहाँ मारेंगे, एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड ऑल द सेक्रेटरीज वर ऑन बोर्ड। और यूएस मारे ना मारे, लेकिन इजराइल जरूर मारेगा। और ये देखिए जैसे कि नेतन्याहू ने, ट्रंप ने इनिशियली क्या बोला, जब कि देखो भैया हम तो बातचीत कर रहे थे, बातचीत करना, ये सब करना, ये सब उलझाने का तरीका था ईरान को बेवकूफ बनाने के लिए। और बीबी नेतन्याहू ने सरप्राइज डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक ईरान पे कर दी, जिसकी वजह से ईरान के कुछ 12 साइंटिस्ट और 30 कमांडर IRGC के मारे गए, कमांड स्ट्रक्चर के, उनको नुकसान हुआ ईरान को। लेकिन ये फिर जो हुडविंकिंग की गई कि भाई गुड कॉप बैड कॉप का, जो कि अमेरिका वाज प्रिटेंडिंग टू बी गुड कॉप टू ईरान एंड इजराइल प्रिटेंडिंग टू बी द बैड कॉप टू ईरान, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली अपलॉडेड द ब्लिट्जक्रीग। और हमें तो यहाँ तक सुनने को मिला कि वो फॉक्स न्यूज़ पे देखते थे कवरेज, तो ही ईगरली वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड वांटेड टू क्लेम सम क्रेडिट आउट ऑफ दिस ऑपरेशन, व्हिच इज व्हाई when बीबी नेतन्याहू प्रेजेंटेड कि भैया हमें लग रही है ईरान बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है, ईरान वीकेंड है, कमज़ोर है, यही मौका है इनकी ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स को टेक आउट करने का। एंड ट्रम्प जम्प्ड ऑन टू इट एंड लॉन्च्ड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जहाँ से इनके B-2 बॉम्बर्स गए और वो जाके ईरान का पूरा न्यूक्लियर साइट फोर्दो, नटायंज और इशफान में हमला करके आए। और साथ में टोमाहॉक क्रूज मिसाइल अरेबियन सीजन के नेवल क्रूजर्स ने मारी 30। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे थे, तो दूसरा गुड कॉप, वहां पे अमेरिका में भी गुड कॉप बैड कॉप का खेल है, स्टीव बैनन और टकर कार्लसन। ये लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू रिजीम चेंज करना चाहते हैं, इजराइल इज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ अमेरिका, इट शुड बिहेव लाइक प्रोटेक्टोरेट ऑफ अमेरिका, ये बैनन बोल रहे हैं। एंड टकर कार्लसन सिंह की ये रिजीम चेंज एजेंडा, ये लॉबी जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इसको बंद करो, ये वो। और डोनाल्ड ट्रंप जो है टकर कार्लसन को भी साइड पे कर देते हैं, और बैनन को वो व्हाइट हाउस में मिलते हैं, जहां उनको भी समझाया गया देखो हम एक स्ट्राइक करना जरूरी है, हमें इजराइल को बचाना है, और हमें ईरान वीक है और हमें उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिग्रेड करना है, तो हमें करने दो, लेकिन हम वाइडर कॉन्फ्लिक्ट और मिलिट्री एस्केलेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू इंगेज इनटू अ वाइडर वॉर, अनलिमिटेड वॉर लाइक ईरान और इराक। और बैनन ने खुद बोला पर्शियन एम्पायर इज नॉट इराक, इट विल बी नॉट सो ईजी। ईरान की टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है, साउथ को माउंटेन रेंज है, ऊपर माउंटेन रेंज है, बीच में तेहरान है, राइट साइड को माउंटेन, ईस्ट को माउंटेन रेंज है, और साउथ में एक डेजर्ट है जो 40 और 50 डिग्रीज का है। गुरिल्ला वॉरफेयर में अमेरिकन ट्रूप फंस जाएंगे, तो वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन साथ में इन्होंने वार्निंग भी जारी करी, मारने लगे। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम अप टू 60% उठा के कहीं और रख दिया, छुपा दिया, और सीक्रेट मिलिट्री साइट पे, जो कि IAEA के बंदे ने डिस्क्लोज करी कि वो नटांस के साउथ में एक कुंजुंग नाम की एक पहाड़ी है, उसके नीचे है, जो फॉर्डो से भी डीपर है। और ईरान कहता है कि IAEA था जिसने हमारे पे एस्पेनाज, उनका शक ये है कि IAEA ने एस्पेनाज करी और ईरानियन साइंटिस्ट की डिटेल्स लीक करी, जिसकी वजह से वो टारगेट बने। सो ईरान की पार्लियामेंट ने कल ही अपना एक लॉ पास करके IAEA के साथ पूरी एसोसिएशन ही कैंसिल कर दी, सस्पेंड कर दी। लेकिन इस दौरान आप पलटी मार देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्री इलेक्शन क्या बोला,
नो वॉर्स, नो रिजीम चेंज। बट जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपने B-2 और टॉमाहॉक भेजने की कोशिश करी, क्रेडिट लेने की कोशिश करी, नोबेल पीस प्राइज सीज फायर के जरिए करने की कोशिश करी। यहां तक कि इनकी ODNI यानी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड, वो तक अपनी टेस्टिमनी को डिसोन कर देती हैं कि जहां पे US कांग्रेस पे उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब थ्रेट तो ईरान से है ही नहीं। ठीक है, अब अमेरिकन इंटेलिजेंस, वो ये भी वॉशिंगटन पोस्ट को रिपोर्ट किया कि वो मोसाद से डिसएग्री करते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है ही नहीं, जबकि ट्रंप ने उसको टोटली डिसरिगार्ड कर दिया। उनकी फेमस बाइट है मीडिया पे जहाँ वो कह रहे हैं एंड लेटर इन्होंने अब अपनी बॉम्बिंग को जस्टिफाई किया यूजिंग ओपिनियंस एंड जॉइंट रीडआउट्स प्लांटेड इन द मीडिया। अभी हमने देखा कि CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और MSNBC ऑल रिपोर्टेड कि DIA जो एक एजेंसी है अंडर द पेंटागन, उनकी एक रिपोर्ट आई है कि अमेरिका एंड इजराइल फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव टू कंप्लीटली obliterate Iran's nuclear program, and only the tunnels entrance at Fordo were bombed and capitulated. The core of the centrifuges remained intact deep underground. अब इसके बाद वॉशिंगटन में फ्यूरी, पीटर हेग्सेट said there's nothing doing. Trump went through a tweet storm. नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बकवास हो रही है, CNN जो है फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ऑल बोगस, MSNBC ऑल बोगस। यहां तक कि पीटर हेग्सेट जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो FBI को बोल के एक लॉन्च करवाते हैं इंक्वायरी कि ये क्लासिफाइड रिपोर्ट लीक कैसे हुई। तो यहां से ये कंफर्म होता है कि ये रिपोर्ट जेन्युइन थी, ये टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड थी, ये लीक हुई। लेकिन वो कहते हैं कि रिपोर्ट जेन्युइन है, लेकिन इसके कंटेंट्स और इसकी कंक्लूजन जो समरी है, जो डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट है मेड बाय US सेंट्रल कमांड, वो गलत है। सो डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सेंट्रल कमांड को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। उनका अपना डिफेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये रिपोर्ट जेन्युइन है, लेकिन ये जेन्युइन एंड लीक्ड है, लेकिन इसके कंटेंट्स गलत है। तो हम ये चीजें देख रहे हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और अब तो CIA प्रेस रिलीज आज सुबह डाल रहा है, और आज शाम को यानी इंडिया अमेरिका टाइम्स सुबह पेंटागन एक रिलीज करने वाला है जो ये बताएगा कि कैसे ये रिपोर्ट गलत है। अमेरिका का और इजराइल का जो जॉइंट ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान वाज स्टुपेंडसली सक्सेसफुल। ये एक PR ओवरड्राइव है टू drown and cover up any American-Israeli failure of not having achieved this strategic objective. Objective is full decapitation of nuclear plants. Objective is civilian nuclear program which is still running with Russia. Objective is the regime still intact. Objective is with their agreements with Russia and China intact. अभी तक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इनके फुलफिल नहीं हुए। इन्होंने खाली फर्स्ट फेज में ईरान को डिग्रेड किया है, तो सेकेंड फेज भी आएगा, विच इज वाई आई सेड सेकेंड फेज ऑफ बॉम्बिंग एंड डिग्रेडिंग एंड फाइनली धीरे धीरे डिग्रेड करते करते, ये सालों का प्रोग्राम होता है, परसिस्टेंटली ये लोग डिग्रेड करते जाएंगे और फिर एक ऐसे टाइम पे इंटरनली थ्रू सेबोटाज एंड एजेंट्स के जरिए एक पर्शियन रेवोल्यूशन और पर्शियन स्प्रिंग लाया जाएगा रिजीम के खिलाफ, तख्ता पलट के लिए। अब हमने अब ये चीज देखी कि अब हम इसे अब क्या हमें बताता है कि US and its allies always seek a ceasefire and a pause in conflict, not for genuine cause out of humanity, or so many people have died, why don't you have ceasefire? No, they don't care for humanity. They are willing to trade with dictators, military leaders like Asim Munir. So they don't care for humanity. They don't care for human rights. They condone it. But what they seek is rearming and resupplying of logistics to their proxies in the region, from Middle East to Europe, Eastern Europe to South Asia, and then again launch the same operations with even more lethality and brutality to strategically drain and economically hurt their adversaries. वो adversaries कौन है? वो
बंदे कौन हैं? आइए अब आगे चलते हैं। अब अमेरिका की स्ट्रैटेजी, वो एडवर्सरीज हैं इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, ईरान। क्यों? The Anglo-Americans in to secure their hegemony and push back. They want to push back because collectively ये powers जो है ट्रेड कर रही हैं चाइना के साथ। आपस में चाइना के साथ, BRI में, and through various other multilateral and bilateral systems in regional currency। जैसे इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है रुपी रूबल में, चाइना जो है रशिया के साथ युआन में कमोडिटीज ट्रेड कर रहा है, ईरान ऑयल दे रहा है चाइना को, युआन के अंदर दे रहा है, और ये सारा ट्रेडिंग चल रही है सब नॉन डॉलर ट्रेड है बाय द वे। जो एक बार सदाम ने कोशिश करी थी और गद्दाफी ने भी कोशिश करी, तो क्या हशर हुआ हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब चाइना तो इससे भी आगे चला गया है। वो तो सेटलमेंट BRI में डिजिटल युआन में कर रहा है, किप्स के जरिए, और वो यूज़ कर रहा है अपना पेमेंट सिस्टम, अपनी डिजिटल करेंसी। टोटली US सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास किया जा रहा है स्विफ्ट के। तो ये अमेरिकन डॉलर हेजिमनी को टोटल अफ्रंटमेंट है। उनको लगता है कि इंडिया, रशिया, चाइना और ये पूरे की पूरी ग्रुपिंग इंक्लूडिंग ईरान और अब स्पेसिफिकली जापान ऑल्सो इन ट्रेड, ठीक है, क्योंकि जापान ने 2+2 मीटिंग मना कर दी डिफेंस और के साथ उनके साथ कि हम नहीं झुकेंगे। ट्रेड में भी उन्होंने बोल दिया दैट वी आर नॉट विलिंग टू बी प्लाजाड अगेन। हम दोबारा अपनी करेंसी प्लाजा अकॉर्ड की तरह अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं मरने देंगे। जापान ने भी ट्रेड डील से मना कर दिया, इंडिया ने नॉन ट्रेड बैरियर लिफ्ट करने से मना कर दिया। तो वी आर ऑल आर सीइंग दैट लामबंदी एंड देन मोर्चाबंदी इन इंडो पैसिफिक, जो अमेरिका को राज नहीं है आ रही है कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो है अब ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारे जो ट्रेड बैरियर्स है, अब इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका वेरियस प्रॉक्सीज और एक्टर्स को यूज करेगा टू अनलीश केओस इन द रीजन। सो अब एक्सपेक्टेडली क्या होगा, अब वो उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? पहला, एक्सपेल चाइना एंड रशिया फ्रॉम द पर्शियन गल्फ, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में कि वो एंग्लो रशियन राइवलरी है, वो पर्शियन गल्फ पे इनको नहीं चाहते हैं, वो इनकी इन्फ्लुएंस एलिमिनेट करना चाहते हैं। फ्लिप रशिया टू आइसोलेट चाइना, किसिंगर डॉक्ट्रिन अपनाइए, रशिया को अपने साथ मिला लीजिए और चाइना को आइसोलेट करिए, और अगर रशिया नहीं माने तो याल्टा 2.0 प्रपोज करिए, जहाँ पे एक न्यू ग्लोबल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो बिटवीन US, रशिया एंड चाइना, और कि आपके ये स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे, इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, टू मैनेज टेंशन एंड क्रिएट सेपरेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। देन इसके अंदर एक G2 कंसेंसस लगाइए चाइना के साथ टू कंटेन इंडियाज राइस, जहाँ पे एक बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हो US एंड चाइना में, और बीजिंग को नच किया जाए कि तुम इंडिया को रॉ मटेरियल्स, रेयर अर्थ्स, API ये सब चीज़ें देना बंद करो, इसके मैन्युफैक्चरिंग रोको, क्योंकि ये धार्मिक सिविलाइजेशन है, कल कोई आगे बढ़ गया तो ये तुम्हारे पीछे भी जाएगा और ये हमारे पीछे भी आएगा, इसको काटो। Because US doesn't want another China in India, and China doesn't want another China in Asia। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इंडिया इनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का एक विलिंग जियोपॉलिटिकल टूल बनने को तैयार नहीं है, इसलिए अमेरिकन भड़के हुए हैं। फिर इनको अमेरिका को री इंडस्ट्रियलाइज करना है, रीशोर करना है। जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना, वियतनाम में इनके इकोनॉमिक बेस खराब करने हैं, कैपिटल कंट्रोल्स लगाओ, टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सैंक्शन लगाओ, टैरिफ्स लगाओ, नॉन रेगुलेटरी बैरियर्स लगाओ, ये सब होगा। फार्मा टैरिफ्स आएंगे, एल्यूमिनियम टैरिफ्स आएंगे, स्टील टैरिफ्स आएंगे, ये सब, बिकॉज ये इंडस्ट्रियल आर्क जो है एशिया की, जो इंडस्ट्रियल बेस है एशिया का, बिकॉज US तो एक हॉलोड आउट इकोनॉमी, उनके पास सिवाय हाईटेक के और सर्विसेज के और उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल बेस तो नीचे से खोखला और गायब है, वो तो सारा एशिया में है। फिर एक और स्ट्रैटेजी है कि जहाँ ये लास्ट इन द फाइनल पॉइंट इसमें है कि ये लोग यूरोप को कोऑप्ट करेंगे अगेंस्ट रशिया, बोलेंगे तू अपने आप को रीआर्म कर और तू लड़
रशिया के खिलाफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मैनेज कर उसे उलझा, और हम लोग जो है इंडो पैसिफिक में इंडिया, चाइना को और जापान को उलझाते हैं और प्रॉक्सीज को यूज करते हैं, जहाँ पे इसराइल विल start again, try to reshape the Middle East from Iraq to Lebanon to Syria to Iran to Yemen, and Pakistan will be used for similar to Iran to Afghanistan to India to Central Asia. वंडरफुल प्ले. और इस पे बांग्लादेश भी होगा, इसमें म्यांमार भी होगा, इसमें आपका कुछ हद तक चाइना भी मदद करेगा इंडिया को कंटेन करने के लिए. ये हमें याद होगा, वो इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं. इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट एंड नथिंग अबाउट आइडियोलॉजीज. लॉर्ड पामर्स्टन का वो कोट याद रखिएगा हमेशा, हमारी पहली बुक में हमने कोट किया था. अब इसका रिस्पॉन्स इंडिया को कैसे देना चाहिए, आइए वो देखते हैं. इंडिया ऑन द अदर हैंड क्या सीख कर रहा है. हम लोग अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी करना चाहते हैं, क्योंकि हम और इसलिए अमेरिका को बहुत गलत, वी आर रबिंग द रॉन्ग वे एज लटनिक सेट, क्या आप रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो उनका कॉमर्स सेक्रेटरी है. हमने रशियन ऑयल और डायमंड और गैस खरीदा नॉन डॉलर ट्रेड में, फर्टिलाइजर्स खरीदे, हमें चाइना से मॉस्को के जरिए डिटेंटे कर लिया. जो अमेरिका का इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजिक पिवट था, हमने उस स्ट्रेटेजिक पिवट की ले ली. और रिसेंटली हमने राफेल एम डील साइन करी फ्रांस के साथ इंस्टेड ऑफ F-18 सुपर हॉर्नेट्स, जिससे अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और खफा हो गया. फिर उन्होंने अदानी के खिलाफ DOJ एक्शंस करे, पन्नू के खिलाफ केस खोला, 10 चीज़ें और करी, आपके खिलाफ टैरिफ्स खोले, एल्यूमिनियम, स्टील, ये वो. और फिर उसके बाद हम लोगों ने अब मना कर दिया कि हम नॉन ट्रेड बैरियर्स जैसे GMO फूड सर्टिफिकेशन, फार्मा पेटेंट टू जेनरिक, डेटा लोकलाइजेशन, ई-कॉमर्स रूल्स, सब्सिडीज ऑफ यूरिया, इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स इंक्लूडिंग MSP, हम ये चीज़ें नहीं हटाएंगे. बेसिकली अमेरिका आपको एक ट्रेड टेरिटरी बनाना चाहता है जो नथिंग बट 21st सेंचुरी में एक कॉलोनाइजेशन है. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उन्होंने 17th सेंचुरी में करी थी, उसी तर्ज की ये बात है. अब इंडिया और इंडिया के लोगों को ये उठ के खड़ा होना पड़ेगा भारत सरकार के साथ, हमारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और कंधे से कंधा मिला के लड़ना पड़ेगा. बिकॉज दिस विल इंटेल इकोनॉमिक पेन, दिस विल माइट इंटेल सम टेरर अटैक, दिस माइट इंटेल सम मिलिट्री ऑपरेशंस हमें लेने पड़ेंगे टू डिफेंड आवरसेल्व्स अगेंस्ट दी स्ट्रैटेजीज, जो ये इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी इकोनॉमिकली, सोशली, फ्रॉम इनसाइड, यूजिंग वेरियस ट्रूप्स एंड एक्टिविस्ट एंड फॉरेन एक्टर्स, टेरर ग्रुप्स, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट को इग्नाइट करने की कोशिश की जाएगी थ्रू बांग्लादेश. ये सब खेला होगा, लेकिन हम लोगों को अपनी सरकार के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ और अपनी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा एकजुट होकर, ताकि हम ये एक आने वाले क्राइसिस के से गुजर सकें और अपने देश को और स्ट्रॉन्ग बना सकें और एक अग्रसर आत्मनिर्भर भारत बना सके, जो इस तरीके की किसी अमेरिकन बुलिंग के सामने या चाइनीज़ ड्रामा के सामने कभी भी हम अपने आप को खड़ा कर सके उस लेवल तक. अब मिडिल ईस्ट में ये इजराइल बनेगा एज अ टूल फॉर एक्शन अगेंस्ट ईरान, पाकिस्तान बनेगा टू काइंड ऑफ यूज इट अगेंस्ट इंडिया. लेकिन पाकिस्तान को ना इसमें ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान अगर यहाँ टूल बना तो ये याद रख लीजिए कि अफगानिस्तान में पश्तून जात के खिलाफ है और वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो पश्तूनिस्तान चाहते हैं. TTP की तहरीक के तालिबान पाकिस्तान, BLA, बलोचीज जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते. ईरानियंस को आपने बिट्रे किया, आपने जनरल मुनीर ने ट्रंप के साथ जाके इंटेलिजेंस शेयरिंग करके, लॉजिस्टिकल शेयरिंग करके IRGC और ईरान को आपने बिट्रे किया, तो उसका भी खामियाजा ईरान भी आपसे लेगा. और अगर आप चाइना को मारने की कोशिश करेंगे तो आपका सीपेक जाएगा, यहाँ इंडिया तो है ही. तो आप कब तक अपनी खैर मनाओगे?
और अमेरिका वो मौका परस्त और मतलब देश है जो आज अपना मतलब यूज़ करेगा, कल को वहाँ से रफा 9-2-11 रवाना हो जाएगा। ये हमने 9/11 तक के बाद, ये हमने सोवियत जिहाद के बाद भी देखा, अफगान जिहाद के बाद, सॉरी, जहाँ पे सोवियत यूनियन के हारने के बाद, विड्रॉ करने के बाद अमेरिका बोरिया बिस्तरा बांध के वहाँ से चला गया, उन्होंने पाकिस्तान को अपने हाशिए पे छोड़ दिया। और उसके बाद ये आपके न्यूक्लियर प्लांट पे भी आएंगे। आप मत सोचिए कि आपका कि आप अमेरिका के डॉलरों पे ना चलेंगे और आपका डंका बच जाएगा, वो भी नहीं होगा। ये अमेरिका आज तक किसी का सगा नहीं हुआ है। जनरल मुनीर और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और उनके जितने भी अवाम हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए ये खेल क्या चल रहा है। आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ फिर खेला जाएगा, फिर आपको टूल्स बना के यूज़ किया जाएगा। एटलीस्ट यही तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई ओपनली एडवोकेट कर रही है कि अमेरिका के हाथ में टूल्स मत बनिए दोबारा से। एटलीस्ट इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इज abreast of this and they are not willing to be part of these American strategies. अब पाकिस्तान, ये हमने पाकिस्तान का, तो ये मोटा मोटी हमने जो पूरा पॉडकास्ट देखा, अब इसके कंक्लूजन पे हम आते हैं कि ये है क्या। देखिए, ये यूएस की स्ट्रैटेजी है डोमिनेंस के लिए। जैसे हमने शुरुआत करी 2009 ब्रुकिंग्स पेपर में डिस्कस किया, 2025 का में यूएस पाकिस्तान का जो अलाइनमेंट है वो डिस्कस किया, टैक्टिकल यूज़ ऑफ सीज फायर पर देखा, यूक्रेन से लेके ईरान इजराइल में देखे। ये एक कैलकुलेटेड ब्लेंड ऑफ वॉर, पीस एंड प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जहाँ पे वो इजराइल को लेवरेज करते हैं ईरान के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ पिवट कर रहे हैं, सीज फायर मैनिपुलेट करते हैं यूक्रेन के लिए, तो कभी कभी मिडल ईस्टर्न अलाइज के लिए। और ये अप्रोच जो है ना, इट कैन ब्लो अप वेरी बैडली इन रीजनल एस्केलेशन, ग्लोबल स्ट्रेंड अलायंसेस एंड ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। और अगर यूएस जैसे जैसे इसको नेविगेट करता जाएगा, इट विल लीड टू ग्लोबल ऑर्डर वैसे वैसे बदल रहा है बहुत तेजी से। Countries in the East, particularly Russia, India, China, or BRICS, Brazil, India, China, South Africa, or even in the trading blocks of ASEAN, plus Japan, plus Korea, they can counter the US hegemony, strengthening the regional cooperation, trade, promoting multipolar world order. But ये easier said than done है, क्योंकि अमेरिका आपको टारगेट करेगा, अमेरिका के एलाइज आपको टारगेट करेंगे, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, टैरिफ, हर चीज़ लगाई जाएगी आपके ऊपर, आपको डिमिनिश करने के लिए, आपको रोकने के लिए। पर आप यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं, आप ब्रिक्स बैंक यूज कर सकते हैं, आप RCEP यूज कर सकते हैं, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान यूज कर सकते हैं। ऑल दीज आर टूल्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीपोलैरिटी, अल्टीमेटली क्रिएटिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। और उसके बीच में एक बाइपोलैरिटी इमर्ज होगी यूएस और चाइना के बीच में, बिकॉज दीज टू आर द डोमिनेंट पावर्स विच वी कॉल एट नीति शास्त्रा मल्टीपोलैरिटी विद इन बाइपोलैरिटी। तो वर्ल्ड ऑर्डर अब इस तरफ बढ़ रहा है। यस, रिक एंड ब्रिक्स कैन काउंटर बैलेंस अमेरिका, बट इट इज ईजियर सेड देन डन। At the same time, countries on the global south need to converge. जहाँ पे एक ह्यूमनिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ये प्रॉक्सी वॉरफेयर और ये स्ट्रेटेजिक प्ले की ज़रूरत नहीं है। एंड इंडिया कैन लीड द ग्लोबल साउथ in a धार्मिक मैनर and give world a new form of a kind of a world order, और एक न्यू सिस्टम जहाँ पे इक्विटेबल ह्यूमैनिटेबल ग्रोथ हो, या इक्वल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की सॉवरेंटी की, एक दूसरे की इंटरेस्ट की, और एक प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो, एक्सप्लॉयटेटिव ना हो खाली कॉरपोरेशंस के लिए। इंडिया कैन लीड विद एन एग्जाम्पल। वी आर अ लैंड ऑफ धर्मा, and I really hope we hold that flag high, because ultimately in all this chaos being unleashed, it is a battle of dollar versus dharma, and in dollar versus dharma, it is dharma that will ultimately win. With that, I would like to close this podcast. आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये चीज़ पसंद आया हो। Do like
and share this with your family and friends. Do subscribe to my channel Niti Shastra. Hopefully join with you on a new podcast very soon in the near future. Thank you so much, and have a great day.